तो आज के लेक्चर में जो है, आज का लेक्चर जो है एक तरह से कॉलिजन चैप्टर का वर्क एनर्जी एंड पावर का लास्ट है। ऑलरेडी आपने देखा पिछला 2-3 लेक्चर जो है हम लोग कॉलिजन के ऊपर ही शूट किए थे। तो आज का कॉलिजन का आखिरी लेक्चर है ये। तो आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस को मैथमेटिकली ड्राइव करके देखने वाले हैं। और सबसे बड़ा देखिए, इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस में बेसिकली क्या होता है कि हम सिर्फ एक्सप्रेशन को ही फाइंड आउट करते हैं। जो भी इक्वेशंस बनता है केवल 4 मेरे ख्याल से 2-3 इक्वेशंस बनता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर 4 वेरिएबल्स होगा जो कि अननोन है, तो हम उस एक्सप्रेशन के ज़रिए कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 4 अननोन वेरिएबल है तो उसमें से कम अगर 3 नॉन वेरिएबल होगा देन ओनली हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस को मैथमेटिकली ड्राइव करके देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी इलास्टिक कॉलिजन को एग्जीक्यूट कर रहा है और वो 2 डायमेंशन में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका डायग्राम हम कैसे स्केच करेंगे। और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में भी देखने वाले हैं। एक्चुअली देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वर्ड आता है, नाम आता है, तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या टर्म है। तो आज हम आपको आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में समझाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली है क्या। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमें एक वैल्यू देता है जिससे हम टाइप ऑफ कॉलिजन को क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग जो है देखते हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। सबसे पहले हम इसका डायग्राम को स्केच मान लेते हैं। कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है जो इलास्टिक कॉलिजन को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट वो कितने डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, 2 डायरेक्शंस में, 2 डायमेंशंस में। तो देखिए इसका स्केच कैसे होगा। मान लेते हैं कोई बॉडी, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा। मान लेते हैं ये बॉडी है जिसका मास हमने कितना ले लिया, m1, यानी कि ये बॉडी A है, ठीक है। और इनिशियली ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दूसरा बॉडी है जिसका मास हमने कितना ले लिया, m2, और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u2, बट इसका वेलोसिटी कितना है, 0, यानी कि ऑलरेडी ये किस पे है, एट रेस्ट। ये कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली जो है हमें डायमेंशन को दिखाना चाहिए तो हम वेलोसिटी को दिखा दिए। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये u2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। दिस डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट यू x, तो ऑब्वियसली दिस डायमेंशन विल y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारे पास 2 बॉडी है, दिस बॉडी इज A, दिस बॉडी इज B। इसका मास m1 है जो कि इनिशियली u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये B बॉडी है जिसका मास m2 है, इसका u2 हमारे पास कितना है, 0। u2 0 होने का मतलब है इनिशियली ये कहाँ पे है, एट रेस्ट पे है, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, जब ये A बॉडी B बॉडी के साथ कोलाइड करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे पास सीन कब बन रहा है, बिफोर कॉलिजन का बन रहा है, बिफोर कॉलिजन का सीन है ये। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, जब दोनों बॉडी कोलाइड करेगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। इसका डायग्राम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से क्लियर है यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। जब ये दोनों बॉडी, यानी कि ये हमारा आफ्टर कॉलिजन का एक्सप्रेशन है, ये हमें क्या दे रहा है, आफ्टर कॉलिजन दे रहा है। यानी कि जब ये दोनों बॉडी m1 और m2 आपस में कोलाइड करेगा तो कॉलिजन के बाद दोनों क्या होगा, 2 डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन में हो क्या रहा है, दोनों प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन है। लेकिन इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन भी कह सकते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल कॉलिजन भी कह सकते हैं। यानी कि कॉलिजन के बाद दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो सेम नहीं है, पाथ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्लेन क्या है, सेम है। तो यहां से देखिए दोनों बॉडी आपस में कोलाइड किया, तो ये θ1 एंगल के साथ इधर चला गया और ये θ2 एंगल के साथ इधर चला गया। तो अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, तो ये जिस वेलोसिटी के साथ गया, तो मान लेते हैं जो पहला बॉडी है उसका वेलोसिटी हमने v1 ले लिया, तो दूसरे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा v2।
तो ये जो V1 है, जो बॉडी हमने मान लिया किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे यहाँ पे माना दिस बॉडी इज A, दिस बॉडी इज B, तो दिस विल गिव यू देयर, ये बॉडी जो मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये जो V1 है ये कहीं ना कहीं इस बॉडी A का क्या है, जिसका मास m1 है, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट निकालेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस जो कि हमारा बेस लाइन है, इसके साथ थीटा एंगल से वो डेविएट हुआ और ये θ2 एंगल के साथ डेविएट हुआ। तो V1 जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये हॉरिजॉन्टल, तो हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का दो कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये साथ में हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को जब इसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो जिसके साथ एंगल बेस के साथ गया है तो V1 cos θ1 और V1 sin θ1। सिमिलरली यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि ये बॉडी 2 जो है, यानी कि जो B बॉडी है वो किस रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, V2 के साथ। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, θ2 के साथ आया है तो V2 cos θ2, यानी कि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट V1 sin θ2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक्चुअली जो इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन होता है उसका ये बिल्कुल क्या है, हमारे पास डायग्राम है। इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ऑलरेडी हम जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन है, तो इलास्टिक कॉलिजन में जो भी इसका कैरेक्टर होता है उसी कैरेक्टर के बिहाफ पे हम इसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो m1 v1 cos θ1 हो जाएगा। इसमें मोमेंटम देखेंगे तो m1 v1 sin θ1 आ जाएगा। यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट में अगर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखेंगे तो m1 v1 sin θ1 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखेंगे तो m1 v1 cos θ1 आ जाएगा। उसी तरह से b बॉडी का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में अगर हम इसका मोमेंटम देखेंगे तो m2 v2 cos θ2 आ जाएगा। और अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखेंगे इसका मोमेंटम का एक्सप्रेशन तो m2 v2 cos θ2 आ जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे v1 लिख दिया ना, v2 हमें लिखना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, m2 ना, हाँ m2 v2 sin θ2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ वी कैन राइट देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं तो मोमेंटम हमारा अलोंग एक्स भी है और अलोंग वाई भी है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे, फिर यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम वाई एक्सिस के अलोंग भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा। इस डायग्राम को रहने देते हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि इसकी फर्दर हमें कोई नीड नहीं है। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है। तो जो एक्सप्रेशन निकालेंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखेंगे तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग में तो हमारे पास सीधे m1 v1 cos θ1 प्लस ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा m2 v2 cos θ2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे भी मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो m1 u1 इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देखा जाए तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है m1 v1 cos θ1 जिसको मैंने लिख दिया वहां पे, और साथ ही ये भी मेरा मोमेंटम है एक्स एक्सिस के अलोंग m2 v2 cos θ2। अब उसी तरह से हम फिर क्या लेंगे अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस अगर हम लेंगे तो y एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में है तो 0, क्योंकि इनिशियल में देखा जाए तो जो बॉडी दूसरा है वो तो किस पे है, रेस्ट पे है।
और एक जो मूव कर रहा है वो अलोंग एक्स ही मूव कर रहा है, दूसरा रेस्ट पे ही, तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम तो इनिशियल है ही नहीं। तो फाइनल मोमेंटम हमारा देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 साइन थीटा 1। लेकिन ये देखिए, ये अगर ऊपर है यानी कि y पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, तो ये किधर है, y नेगेटिव की डायरेक्शन में है। तो हम माइनस क्या लिख सकते हैं, बहुत इजीली हम इसको लिख सकते हैं m2 v2 साइन थीटा 2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया, यानी कि m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव y में, x दोनों का दोनों पॉजिटिव है, दैट्स वाई हमने x में दोनों को प्लस कर दिया, लेकिन y में एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव जहां पे तो वहां पे माइनस तो आएगा ना। तो m1 v1 साइन थीटा 1 ये पॉजिटिव में है, और m2 v2 साइन थीटा 2 जो है वो नेगेटिव y के डायरेक्शन, दैट्स वाई हमने माइनस लिया। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब मोमेंटम का तो एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया। आफ्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को कौन सा मान सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो अब यहां पे आप देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास, थीटा 1 थीटा 2 अननोन है, यहां पे भी थीटा 1 थीटा 2 अननोन है, साथ ही साथ यहां पे देखा जाए तो v1 v2 भी हमारे पास अननोन है। ऑब्वियसली यहां पे यानी कि जो हमारे पास v1 v2 थीटा 1 थीटा 2 ये जितने भी पैरामीटर है ये सारे के सारे अननोन है। तो यहां पे 4 अननोन हम यहां पे कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आप इसको रब करते हैं या यहीं पे लिख दीजिए, हेंस फ्रॉम ऑल दी above 3 equations the value v1 v2 theta 1 and theta 2 are unknown। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, अननोन है। आर unknown which can't be find out from the above 3 equations। यानी कि ऊपर में जो 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देखिए आप इसमें से किसी भी 2 इक्वेशन के जरिए अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या अननोन है, v1 v2 थीटा 1 एंड थीटा 2, यानी कि ये सारे के सारे क्वांटिटी क्या है, अननोन है। यानी कि अगर इसमें से किसी 3 क्वांटिटी को भी अगर हम नोन कर दें तो 4th अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बस इतना ही लिख करके आप एक्सप्रेशन को छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस, तो आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से जो है उसको तो आपको स्केच करना ही करना है, साथ में जो भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसका इक्वेशन निकाल करके आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 लेते हैं, v1 v2 लेते हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर क्या है, अननोन है। तो अगर इसमें से कोई 3 नोन होगा तो हम 4th अननोन को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चारों के चारों क्या है, अननोन है। और इस तीनों इक्वेशंस में से हम किसी भी तरीके से चाहें तो इस वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही निकाल करके छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलिए तो हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है, मोस्टली लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं कि अरे इससे पेपर में क्या पूछा जाएगा, लेकिन देखिए कंपटीशन में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है।
यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा निकल करके आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम लोग टाइप ऑफ कॉलिजन को इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द रियल कॉलिजन्स जो होता है वो नाइदर परफेक्टली इलास्टिक होता है और नॉट परफेक्टली प्लास्टिक होता है। या तो यानी कि कहने का मतलब जितने भी रियल कॉलिजन्स होते हैं, ठीक है, उसको आप परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं कह सकते। बट बेसिकली क्या होता है, दे आर पार्शियली इलास्टिक होता है, यानी कि नाइदर परफेक्टली इलास्टिक होता है और नॉट परफेक्टली प्लास्टिक होता है। पार्शियली क्या होता है, इलास्टिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली रिड्यूस होता है, यानी कि जो स्पीड ऑफ सेपरेशन है और स्पीड ऑफ अप्रोच है, यानी कि स्पीड ऑफ सेपरेशन इज वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ अप्रोच। कहने का मतलब कॉलिजन के दौरान जो स्पीड ऑफ सेपरेशन होता है, डिस्टेंस में जो स्पीड में जो सेपरेशन आता है, यानी कि कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी डिफरेंट आता है, आई गॉट माय पॉइंट, और जो स्पीड ऑफ अप्रोच होता है, यानी कि स्पीड ऑफ सेपरेशन जो होता है वो लेस होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ अप्रोच। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी बिहाफ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन, यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, तो ये हमें किसी भी कॉलिजन का क्या देता है, एक डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन देता है। डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, तो हम इसको डिफाइन करके भी समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम बेसिकली डिफाइन क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो सेपरेशन है और रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है, दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि हम डेफिनेशन के जरिए यहां पे देख भी सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। यानी कि बिफोर कॉलिजन जो वो वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा था उसके बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना था, और आफ्टर कॉलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में सेपरेशन कितना था, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो जो होता है, दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वंस अगेन आई विल रिपीट, मैंने स्पष्ट कहा था कि जितने भी रियल कॉलिजन्स होते हैं दे आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक, दे आर पार्शियली इलास्टिक होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होता है, तो जो रिलेटिव सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन होता है वो स्पीड ऑफ अप्रोच से लेस होता है, तो उसी का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वंस अगेन आई विल रिपीट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ ई, दैट मींस जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी। यानी कि कोई भी दो बॉडी जो आपस में कोलाइड हो रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलाइडिंग बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे अगर हम दो ग्लास बॉल लेते हैं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.95 है, लेकिन वहीं पे अगर दो लेड बॉल लेते हैं, लीड बॉल मतलब लेड बॉल लेते हैं, यानी कि शीशा का, कांच का अगर हम दो बॉल्स लेते हैं, यानी कि फॉर 2 ग्लास बॉल्स इज इक्वल टू 0.95, लेकिन वहीं पे फॉर 2 लीड बॉल्स इज इक्वल टू 0.20 आता है वैल्यू। तो आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फॉर आइडेंटिफिकेशन, अब जितने भी टाइप के कॉलिजन है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के वैल्यू से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 1 होगा, लेकिन वहीं पे जो फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन होगा, सिंपली इनइलास्टिक कॉलिजन, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो 0 से ग्रेटर होगा लेकिन लेसर देन 1 होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 0 से लेकर के 1 के बीच में वो क्या करेगा, लाई करेगा, यानी कि 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। लेकिन वहीं पे जो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जो सुपर इलास्टिक कॉलिजन होगा, यानी कि फॉर ए सुपर इलास्टिक कॉलिजन, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, ग्रेटर देन
1 होगा। तो कंपटीशन में इस सेक्शन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। इसमें अगर इस वैल्यू को सिंपली आप रिमेंबर करते हो, याद रखते हो, तो आसानी से क्वेश्चन को क्लिक कर दीजिए। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप सिंपली क्या कर सकते हो, बेसिकली इन सारे वैल्यूज को केवल दिमाग में रखना है। यानी कि जितने भी टाइप के कॉलिजन है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ इसको आपको दिमाग में रखना है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि आपको बस केवल वैल्यू को रिमेंबर करना है, खाली टिक मारना है, और कोई ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं आता है। तो इन सारे वैल्यू को ध्यान में रखना, जो इलास्टिक कोलिजन है ये सारे के। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।